जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। अभी दरअसल हम लोग कोशिका के बारे में ही पढ़ रहे हैं लगातार। आज का जो क्लास है इसमें चर्चा होने वाली है, जैसे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, कैंसर कैसे हो जाता है, पैरालाइज व्यक्ति जब होता है तो वह ठीक पूरी तरह से क्यों नहीं हो पाता है। इसी तरह के सवालों के जवाब इस क्लास में आज आपको मिलेंगे, तो बने रहिए अंत तक अगर आप इसके जवाब चाहते हैं तब। चलिए अपनी बात को हम लोग शुरू करते हैं। हमने पहले एक लाइन लिखा है, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। इस लाइन का मतलब है कि संसार में सबसे छोटी कोशिका। अगर यही सवाल आपसे पूछा गया है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो जो इसका आंसर होगा संसार की सबसे छोटी, तो इसका आंसर जो बनेगा पीपीएलओ। ध्यान से समझिएगा, पीपीएलओ। इसका जो फुल फॉर्म बनता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ध्यान से समझिए, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें निमोनिया की जो स्पेलिंग होती है पी से ही स्टार्ट होती है, जैसे नॉलेज में के होता है, साइकोलॉजी में पी होता है, इसी तरह निमोनिया में भी क्या होता है, पी से ही यह स्टार्ट होता है। यह पी साइलेंट है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि निमोनिया में बोल रहा हूं तो इसमें लिखा पी है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी को हम लोग एक दूसरा भी नाम देते हैं जो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ही पीपीएलओ का एक दूसरा नाम है। अब आप कह सकते अब हैं कि माइकोप्लाज्मा दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है, और यह दुनिया की सबसे छोटी कोशिका के साथ साथ माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित जीव। दूसरा सवाल समझिए ध्यान से, इस पृथ्वी पर सबसे छोटा जो जीव है वो कौन है, माइकोप्लाज्मा। इस पृथ्वी पे सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो उसका आंसर भी माइकोप्लाज्मा है। शायद यह बात आपको हमारी समझ में आ गई होगी। अब माइकोप्लाज्मा से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और समझिए कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जिसके अंदर अपना मतलब आकार बदल लेने की क्षमता है, अपने रूप को बदल लेने की क्षमता है। मतलब एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने आकार को बदल लेने में सक्षम होता है, अपना आकार ही चेंज कर सकता है। ऐसी ही क्षमता कुछ और जीवों के अंदर होता है। जैसे आपको दूसरा एग्जांपल दे दूं मैं, WBC के बारे में आप जानते होंगे शायद। WBC, ये जो WBC है, व्हाइट ब्लड कार्पोस्केल्स, हमारे जो रुधिर के अंदर WBC प्रेजेंट है, वो WBC खुद अपना आकार बदलने में सक्षम होता है। इसके अलावा जैसे अमीबा भी अपना आकार बदल सकता है। तो 3 ऐसे चीजें बताई गई आपको जिसके अंदर आकार बदल लेने की क्षमता है, माइकोप्लाज्मा, WBC और तीसरी चीज हमने क्या बताया आपको, अमीबा। ये सब के सब अपने आकार बदल लेने में सक्षम होते हैं। अब अगली सवाल आता है कि माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा जीव है, तो कितना छोटा है, मतलब कितना छोटा मान ले हम। तो इसकी जो साइज सामने आती है, इसकी साइज ध्यान समझिए, ये 0.1 से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर इसकी ये साइज है। माइकोप्लाज्मा की साइज कितनी है, 0.1 से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर तक की इसकी साइज होती है। यह इस पृथ्वी का सबसे छोटे जीव की साइज है, सबसे छोटे जीव की साइज है, सबसे छोटी कोशिका का साइज है। तो शायद आपको पहली लाइन से संबंधित जो सवाल बन सकते थे आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं दूसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। सवाल है, बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो इसका जो आंसर सामने बनकर आता है, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शुतुरमुर्ग, और हमने एग लिखा, उसका मतलब अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, यह इस संसार का सबसे बड़ा कोशिका है। अब इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा अब तक पक्षियों का जो अंडा है वो इसी का है। तो सबसे बड़ा अंडा है इसलिए सबसे बड़ी कोशिका है। तो इससे एक बात और समझिए कि जो अंडा होता है, जो एग होता है, वह एक ही कोशिका का बना होता है,
चाहे जिस भी पक्षी का हो, चाहे जिस भी पक्षी का हो, उसका अंडा एक ही कोशिका का बना होता है। लेकिन इसके अलावा सभी पक्षियां बहुत छोटे छोटे अंडे देते हैं और ऑस्ट्रिच जो यह शुतुरमुर्ग है यह बहुत बड़ा अंडा देता है और दुनिया का सबसे बड़ा अंडा देता है, इसलिए इसकी कोशिका क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। सवाल फिर आता है कि अगर ये बड़ा है तो कितना बड़ा है? तो जो एक अनुमानित जो रेशियो माना गया कि कितना माले, तो इसका जो डाटा माना गया 6 इंच तक। तो इसकी लगभग बड़े होने की कल्पना कहां तक की गई कि ये लगभग इतना बड़ा हो सकता है, 6 इंच इसकी साइज हो सकती है, 6 इंच की। तो मतलब सोचिए कि संसार की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कितनी बड़ी है, 6 इंच तक मान लीजिए या 5.5 मान लीजिए, क्योंकि उसके अंडे की जो ऊपर का जो कवच होता है उसको हटाएंगे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहां तक शायद आपको बात समझ में आई हो कि शुतुरमुर्ग के अंडे को क्यों दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका कहा गया, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा अंडा ही है और अंडा जो होता है पक्षियों का वह एक ही कोशिका का बना होता है, इसलिए यह सबसे बड़ा है। अब दूसरी चीजें आती है हमारे सामने, देखिए क्या है, स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन। इस लाइन का मतलब है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मनुष्य में महिला पुरुष दोनों हैं। कई बार मनुष्य जब शब्द प्रयोग किया जाता है तो इसमें कुछ लोग सिर्फ पुरुषों को ही मानते हैं, महिलाओं को नहीं मानते हैं। उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि महिला अलग है। दरअसल मनुष्य एक कॉमन शब्द है, इसमें महिला पुरुष दोनों आते हैं। तो जब मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो उसका आंसर बनता है स्पर्म, जिसे हम लोग हिंदी में नाम देंगे शुक्राणु। शुक्राणु। अब शुक्राणु जो है पुरुषों के शरीर में ही केवल बनता है, ध्यान से समझिएगा, ये महिला में नहीं बनता है। भले मनुष्य में महिला पुरुष दोनों आते हैं, मनुष्य शब्द में महिला पुरुष दोनों लोग आते हैं, लेकिन यह जो जिस कोशिका की बात हो रही है शुक्राणु की, यह केवल बनता किसमें है? पुरुषों के अंदर। और यह पुरुष के शरीर में बनने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां से बता रहा हूं, जब किसी भी पुरुष के द्वारा एक बार फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध में जब कोई पुरुष शामिल होता है तो उसके शरीर से जो सीमन रिलीज होता है, वीर्य जो रिलीज होता है, उसके अंदर इस शुक्राणु की संख्या 40 करोड़ तक होती है। आप कल्पना करिए कि एक पुरुष की बॉडी से सीमन जो रिलीज हुआ है वो लगभग 4 से 5 ml रिलीज होता है। उस 4 से 5 ml में लगभग 40 करोड़ शुक्राणु प्रेजेंट है। तो ये जो सबसे छोटी कोशिका है मनुष्य के शरीर की। अब दूसरा सवाल आता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यहां पर बिगेस्ट सेल इन द ह्यूमन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसका नाम है ओवम, अंडाणु। इसको हम लोग क्या नाम देंगे हिंदी में? अंडाणु। कई बार एक शब्द इसकी जगह पे दूसरा भी प्रयोग कर लिया जाता है जिसको लोग एग कह देते हैं, एग, अंडा। दरअसल महिला के शरीर में जो अंडाणु का निर्माण हुआ है उसे एग कहना ज्यादा बायोलॉजिकल सही नहीं है। मतलब बायोलॉजिकली अगर हम सोचे इस चीज को तो महिला के शरीर में जो एग का निर्माण हुआ है उसे एग कहना ही सही नहीं है। एग कहने का सेंस पूरा अलग है। अंडा हम उसे कहते हैं जैसे कोई पक्षी जब कोई अंडे को देता है वो अंडा है। महिला अंडे को नहीं देती है। महिला के शरीर में एक कोशिका का निर्माण होता है जो उसके ही शरीर में रहता है, उसके लिए एक अलग नाम है ओवम, अंडाणु। तो कई बार एक ही शब्द दोनों के लिए प्रयोग कर लेना एकदम गलत हो जाएगा। जैसे किसी पक्षी के शरीर का जो किसी के पक्षी जो कोई पक्षी है उसने किसी एग को दिया तो वह एग ही है, लेकिन महिला के शरीर में जो एग का निर्माण फॉर्मेशन हुआ, अभी जो मैं खुद समझाने के लिए एक शब्द बार बार प्रयोग कर रहा हूं, दरअसल यह गलत है। उसके शरीर में ओवम बनता है न कि एग। बायोलॉजिकली उसका नाम ओवम है न कि एग, लेकिन लोग समझने के लिए एक शब्द का बार बार प्रयोग कर लेते हैं। चलिए, यह भी बात शायद आपको समझ में आई होगी। अब दूसरा सवाल हमारे सामने एक आता है कि फास्ट सेल डिवीजन, मनुष्य के शरीर में सबसे फास्ट सेल डिवीजन किसमें होता है?
हमारे शरीर में बहुत प्रकार की कोशिकाएं हैं, बहुत प्रकार की कोशिकाएं हैं, और संख्या कितनी है कोशिकाओं की, तो वो संख्या आएगी आपके सामने। टोटल हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, तो ये नया अनुमानित डाटा के आधार से पता चलता है कि लगभग 90 ट्रिलियन हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं। 90 ट्रिलियन टोटल कोशिका हैं। अब थोड़ी सी संख्या कम बेसी हो सकती है, लेकिन अनुमानित डाटा ये है कि लगभग एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो 60-70 केजी का होता है, उसके शरीर में लगभग 90 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। उस 90 ट्रिलियन कोशिकाओं में बहुत प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। उसमें से एक कोशिका होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं, देखिए कहां से, फास्ट सेल डिवीजन। जो हमारा लीवर है, यकृत, लीवर, उस लीवर के अंदर सबसे फास्ट रिप्रोडक्शन वो होता है सेल डिवीजन, लीवर। मनुष्य का जो यकृत है, लीवर, इसके अंदर सबसे अधिक सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होने के पीछे का एक अलग कंसेप्ट है। अब क्यों होता है ये सब हम जब कोशिका विभाजन में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग समझेंगे कि इस कोशिका के अंदर सबसे अधिक सेल डिवीजन क्यों हो रहा है। तो एक चीज तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे ही शरीर में हमारा एक ऐसा अंग है जिसके अंदर सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है। उस अंग का नाम है लीवर, हिंदी में यकृत। अब यहीं से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ लीजिए कैंसर के बारे में। कोशिका विभाजन कई बार देखने के लिए मिलता है कि लीवर में अक्सर लोगों को कैंसर हो जाता है, लीवर के अंदर कैंसर हो गया। दरअसल कैंसर क्या चीज है, कहीं पर भी शरीर के किसी भी अंग में अगर जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाए, जैसे जरूरत 2 कोशिका की है और बन गई 2 लाख कोशिकाएं, 2 करोड़ कोशिकाएं। कहने का सेंस बस इतना समझिए कि जरूरत से ज्यादा अगर कोशिका बन रही है तो वही कैंसर है। दरअसल कैंसर कुछ और चीज नहीं है, जितनी कोशिका बननी चाहिए थी उससे ज्यादा यदि कोशिका बन रहा है तो वही क्या है, कैंसर है। तो आपको ये चीज आपको समझ में आया होगा कि सबसे ज्यादा फास्ट सेल डिवीजन लीवर के अंदर हो रहा है, इसलिए लीवर के अंदर कैंसर होने की संभावना भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो लीवर आपका जो ऐसा अंग है जिसके अंदर कैंसर ज्यादा होने की चांस होते हैं। चलिए अब अगली बात को समझते हम लोग हैं, स्लो सेल डिवीजन। शरीर में एक ऐसी भी कोशिका है जिसके अंदर सबसे कम सेल डिवीजन होता है। आप कह दीजिए होता ही नहीं है, दूसरा भी एक कह सकते हैं, सेल डिवीजन होता ही नहीं है, यह भी कह सकते हैं। इसके पीछे का जो सेल डिवीजन नहीं होता है, किसके अंदर नहीं होता है, तो इसका आंसर समझिए, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र, जिसे हम लोग नाम देते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र एक ऐसी कोशिका है मानव शरीर के अंदर, हालांकि सभी जीवों के अंदर पाया जाता है, कुछ को छोड़ करके, तो जिसके अंदर भी यह पाया जाता है, स्पेशली मनुष्य की बात करते हम लोगों के शरीर की जो यह कोशिका है तंत्रिका तंत्र, यह कोशिका सबसे स्लो सेल डिवीजन करती है, या तो कहिए कि यह सेल डिवीजन करती ही नहीं है। इसी कारण किसी व्यक्ति को जब दिमाग में चोट लगता है तो ठीक होने के चांस न के बराबर हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जब पैरालाइज होता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र ही काम नहीं करता है। जैसे किसी व्यक्ति का दाहिना हाथ पैरालाइज हो गया, प्रॉब्लम हो गई ऐसी, तो दरअसल उस दाहिने हाथ में क्या हुआ, दाहिने हाथ में पूरा फैला हुआ क्या है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र सही से काम नहीं कर पाया, यही घटना क्या है, पैरालाइज, जिसको आप कहते हैं लकवा मार देना, हवा का छू देना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। पैरालाइज इंग्लिश वर्ड है। तो पैरालाइज क्यों होता है आपको समझ में आएगी। दरअसल पैरालाइज कंडीशन में हमारे ही शरीर की तंत्रिका तंत्र काम करना सही से छोड़ देती हैं, या कहिए कि सही से काम नहीं कर पाती हैं। उसी कंडीशन में किसी विशेष अंग के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पैरालाइज। आप नोटिस किए होंगे कि जब कभी भी कोई व्यक्ति पैरालाइज पेशेंट होता है तो उस व्यक्ति का लाख इलाज किया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति पूरी तरह से सही नहीं हो पाता है। काफी हद तक सही कर लेते हैं, आजकल मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि काफी हद तक हम लोग सही कर पाते हैं। लेकिन जैसे वो पहले था, इस प्रॉब्लम के पहले, क्या हुआ वैसी हो जाता है? तो इसका आंसर आप खुद बताएंगे, नहीं हो पाता है। कभी भी कोई पैरालाइज व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाता है, उसकी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत बनी रह जाती है।
उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि यह एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो जो कोशिका डैमेज एक बार हो चुकी है तो उस कोशिका को हटाने के बाद एक नई कोशिका वहां पे बनेगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी? इस प्रॉब्लम को न ठीक हो पाने के कारण यही है क्योंकि इसके अंदर रीपेयर वाला कंसेप्ट ही नहीं है, कोशिका विभाजन ही नहीं होगा तो कोशिका की मरम्मत कहां से होगी? एक बार कोशिका डैमेज तो परमानेंटली डैमेज, ये समस्या होगी। तो न्यूरॉन्स आपको समझ में आया होगा कि हमारे शरीर का इकलौता ऐसा कोशिका है जो विभाजन ही नहीं करता है, इसी से हमारा दिमाग बना हुआ है। न्यूरॉन्स से ही बने हुए हैं दिमाग, और ये पूरे शरीर में फैला हुआ है। आपके शरीर में जो सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, मतलब आपके पैर में चोट लगा तो आपको दिमाग को कैसे पता चला? पैर से इंफॉर्मेशन लेकर गया जो है दिमाग तक, वो है न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र। मतलब आपके शरीर में हर सूचना के लिए जिम्मेदार कौन है? न्यूरॉन्स। दिमाग हर चीज को मैसेज दे रहा है, लेकिन वो मैसेज वहां तक जा किसकी सहायता से जा रहा है? न्यूरॉन्स की सहायता से। अगर न्यूरॉन्स डिस्टर्ब होगा तो ये सारा मैसेज लेन देन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात और समझ लीजिए, यही न्यूरॉन्स जो है, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका बताइए कौन सी है, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अगर सवाल बदल दिया जाए मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, जिसके बारे में अभी तक आपको समझा रहे थे, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स वही कोशिका है जो सेल डिवीजन नहीं करती है, और न्यूरॉन्स वही कोशिका है जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो यहां से दो सवाल आप याद रखिएगा, सबसे लंबा और सेल डिवीजन न करने वाली कोशिका। चलिए अगली बात की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे स्लो भी कह सकते हैं हम लोग हैं, और या तो कह दीजिए सीधे कि इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब एक इंटरेस्टिंग लाइन लिखा हुआ है यहां पे, सेल थ्योरी, हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? अभी हम लोग कोशिका के बारे में ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात आता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो कोशिका के बारे में बहुत सारी बातें बताया होगा। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें बताने वाले दो वैज्ञानिक थे। हालांकि दोनों वैज्ञानिक अलग अलग डिपार्ट के थे, एक जूलॉजी के थे, एक बॉटनी के थे, लेकिन दोनों का काम एक जैसा था, इसलिए दोनों को मिलाकर के एक ही कर दिया गया। तो देखिए उन दोनों का नाम क्या है। कोशिका सिद्धांत प्रेजेंट किए थे दो वैज्ञानिक मिलकर के। पहले का नाम है यम स्लाइडेन, और इसने जब अपने सिद्धांत को प्रेजेंट किया तो यह व्यक्ति 1838 में प्रेजेंट कर रहा है। जबकि दरअसल यह जो व्यक्ति है ना यम स्लाइडेन, ये केवल एक ही सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जंतु कोशिका सिद्धांत। इसने जंतु कोशिका सिद्धांत दिया, और एक दूसरा व्यक्ति नीचे हमने नाम लिखा है टी स्वान, यह 1839 में प्रेजेंट कर दिया पादप कोशिका सिद्धांत। दरअसल दोनों की बातें सेम थी, दोनों एक ही बात कह रहे थे। जैसे इन दोनों की लाइन समझिए। पहले तो यम स्लाइडेन ने बोला कि सभी जंतुओं के शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है। अब टी स्वान क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सभी पौधों के शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है। तो दोनों को आपस में जोड़ा गया, तो एक दूसरी लाइन लिखी गई, सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। तो दोनों की बात एक जगह कर दी गई। इसी तरह से सारे जो सिद्धांत बताए गए थे दोनों वैज्ञानिकों द्वारा, ये दोनों दरअसल एक एक अलग पर्टिकुलर अलग अलग बात कर रहे थे, लेकिन बात एक ही थी। तो उन लोगों को आपस में जोड़ के एक जगह कर दिया गया, जो कोशिका सिद्धांत के नाम से फेमस है। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया, यम स्लाइडेन और टी स्वान। इन दोनों के डेट में आपको हमेशा यही मिलता है 1838 से लेकर के 1839। इसी एज में इन दोनों, इसी टाइम में इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत को दिया। एक बड़े फेमस और साइंटिस्ट आते हैं बीच में फिर, कि उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। ध्यान से बात समझिए। कोशिका सिद्धांत जब दे दिया गया तो उसके कुछ साल बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। नाम याद रखिएगा थोड़ा सा, रुडोल्फ विर्चो। ये वे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। आगे बढ़ाया था इसका मतलब क्या है
इन्होंने ये समझाया कि हमेशा नई कोशिका का जो निर्माण है पुरानी कोशिका से होता है। कहने का सेंस समझिए, ये वे साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि एक ये कोशिका है, इस कोशिका से दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये यही बताए थे। रॉल्फ विर्चो ने यह समझाया कि नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रुडोल्फ विर्चो ये नहीं समझा पा रहे थे कि पहली कोशिका कैसे बनी। जैसे ये एक कोशिका है, यह कोशिका यह कैसे बनी ये नहीं समझाए, ये यह समझा रहे थे कि इस कोशिका से दो कोशिका बनेगी। मतलब हमेशा एक नई कोशिका का निर्माण एक पुरानी कोशिका से ही होता है, लेकिन पहली बार एक सिंगल सेल कैसे बना इसके बारे में जानकारी ये नहीं दे रहे थे। चलिए, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ये बात जो इन्होंने समझाया था उस समय जो सन चल रहा था 1855, तो ये सारी बातें अपनी 1855 में समझाए थे। आज के लिए बस करते हम लोग हैं, इतना बेसिक जानकारी रही, आप इसको थोड़ा सा नोट्स कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और बस करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।